साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी के तहत हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज पहले कराई जा चुकी है, उसी में से हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो आज के पेपर में हम लोग आर्ट एंड कल्चर, जो कि आपके जीएस पेपर फर्स्ट से संबंधित है, उससे संबंधित 5 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और उसमें किस अप्रोच के साथ आपको लिखना चाहिए उन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो पेपर है ये आपका यूपी पीसीएस मेंस के अतिरिक्त अन्य जो भी राज्य स्तरीय मेंस होने हैं उन सभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति पर ईरानी आक्रमणों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसमें लिखना कैसे, तो पहले भारत में ईरानी आक्रमणों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना है, फिर प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति पर इसके प्रभावों का परीक्षण करना है कि किस प्रकार के प्रभाव पड़े हैं और संक्षिप्त में निष्कर्ष दे देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ईरानी आक्रमणों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि देखते हैं। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमोत्तर भारत में गांधार, कंबोज, मद्र जैसे कई छोटे जनजातीय राज्य आपस में निरंतर संघर्ष करते रहते थे। प्राचीन ईरान में हखमनी साम्राज्य के संस्थापक साइरस ने 550 ईसा पूर्व भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया, जिधर आपके गांधार, कंबोज, मद्र जैसे छोटे छोटे जनजातीय राज्य थे। यह 2 सभ्यताओं के बीच इस प्रकार की अंतःक्रियाओं की श्रृंखलाओं में से पहला था। यह पहला क्या कहते हैं, एक थी। निम्नलिखित पहलुओं द्वारा यह वर्णित किया गया है कि किस प्रकार ईरानी आक्रमण ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। इसको कई हेडिंग के जरिए इसको देख सकते हैं। पहला है आपका ईरान और भारत के बीच व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में। देखिए पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी शासन लगभग 2 शताब्दियों तक स्थापित रहा। ऐसा माना जाता है कि स्काइलैक्स के नौसैनिक अभियान ने ईरान और भारत के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। पंजाब में कुछ प्राचीन ईरानी सोने और चांदी के सिक्के भी पाए गए हैं जो दोनों के बीच व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, ईरान से अपनाया गया प्रशासनिक व्यवहार। इसको आप कहाँ देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना कुछ हद तक ईरान के हखमनी शासकों से प्रभावित थी। उदाहरण के लिए क्षत्रप अर्थात गवर्नर की ईरानी उपाधि का भारतीय प्रांतीय गवर्नरों द्वारा छत्रप के रूप में उपयोग काफ़ी लंबे समय तक जारी रहा है। वहाँ पे सत्रप कहते थे, यहाँ पे उसको छत्रप कहा जाता था। अगला है खरोष्टी लेखन शैली की। तो ईरानी लिपिकार कातिब द्वारा भारत में लेखन की एक नई शैली को प्रचलित किया जिसे खरोष्टी कहा जाता है। यह खरोष्टी जो लिपि है यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली अरामाइक लिपि से ली गई है। अरामाइक लिपि से ली गई थी। अब बात करते हैं मौर्य वास्तुकला की। तो देखिए अशोक के शिलालेखों की स्थापना में भी ईरानी प्रभाव को देखा जा सकता है। अशोक के घंटी के आकार के गुंबज वाले एकाश्मक स्तंभ शिलालेख परसेपोलिस में पाए गए हखमनी सम्राटों के विजय स्तंभों के समान है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत में पाए गए अशोक के कई शिलालेखों में यह शिलालेख भी खरोष्टी में लिखे गए हैं। अगला ईरानी इस्लामी वास्तुकला के संदर्भ में देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के इस्लामी काल में जिस वास्तुकला का निर्माण किया गया वो ईरानी संस्कृति से शैलीगत रूप से प्रभावित थी, जैसे कि गुंबद, लीवान, मीनार और बाग जैसे आकृतियों का प्रयोग करना, ये आपके ईरानी कल्चर से संबंधित था। भाषा की बात करें तो ईरानी भाषाई विरासत का प्रभाव भारतीय आर्य भाषाओं पर पड़ा और इसने हिंदी एवं उर्दू के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही इसका पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी पर अपेक्षाकृत विशेष प्रभाव पड़ा। गुजराती, मराठी, बंगाली, राजस्थानी और उड़िया जैसी अन्य भाषाओं पर भी काफ़ी ईरानी प्रभाव पड़ा। खान पान पर प्रभाव की बात करते हैं तो भोजन पर ईरानी प्रभाव को भारत ईरानी संश्लेषण के माध्यम से देखा जाता है, जिसके कारण मुगलई व्यंजन, अवधी व्यंजन और हैदराबादी व्यंजन जैसे व्यंजनों का विकास हुआ। ईरानी क्षेत्र और भारत के मध्य नान, कबाब और बिरयानी के अतिरिक्त कुछ मिठाइयाँ भी सामान्य हैं। संगीत की बात करें तो ख्याल और तराना, गज़ल, कव्वाली के सूफी भक्ति संगीत जैसे संगीत शैलियों पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार इसका अधिकांश श्रेय जो है 13वीं सदी के कवि, विद्वान और संगीतकार अमीर खुसरो को जाता है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ईरानियों के आक्रमण ने भारतीय वास्तुकला, कला, संस्कृत और भाषाओं का विविध प्रकार से प्रभावित किया। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्वी एशिया के साथ भारत के जुड़ाव की सांस्कृतिक छाप दोनों क्षेत्रों में देखी जा सकती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है।
तो देखिए कैसे इसमें क्या अप्रोच है। तो पहले पूर्वी एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव की संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करना है। फिर इसके बाद पूर्वी एशिया के साथ भारत एवं भारत के साथ पूर्वी एशिया से जुड़ाव, एशिया के जुड़ाव की सांस्कृतिक छाप को स्पष्ट करना है। फिर अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करना है और फिर उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव की संक्षिप्त भूमिका देखते हैं। प्राचीन काल में व्यापारियों, शिक्षकों, राजदूतों और धर्म प्रचारकों के आवागमन के परिणामस्वरूप घरेलू और मेजबान देशों के बीच पर्याप्त सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। इस लाइन को आप किसी भी देश के साथ व्यापार में या जो भी सांस्कृतिक संबंध है वहाँ पे आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के व्यापारियों और यात्रियों ने काशी, मथुरा, उज्जैन, प्रयाग और पाटलिपुत्र जैसे समृद्ध नगरों तथा ममल्लापुरम, ताम्रलिप्तिपुरी और कावेरीपत्तनम जैसे पूर्वी तट पर पत्तन नगरों सहित पूर्वी एशिया के कई भागों की यात्रा की, जहां उन्होंने अपनी सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। पूर्वी एशिया में सांस्कृतिक छापों के उदाहरणों की बात करें जहां ये चिन्हित होते हैं, तो सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन में भारतीय संस्कृति ने सर्वप्रथम 2 भिक्षु विद्वानों कश्यप, मातंग और धर्मरक्षित के साथ प्रवेश किया, जो 67 ईस्वी में चीन गए थे। उसके पश्चात दोनों देशों के बीच विद्वानों का निरंतर आवागमन होता रहा है। उदाहरण के लिए कांचीपुरम से चीन गए बोधि धर्म नामक एक विद्वान ने योग, दर्शन व ध्यान, यह चीन में चान कहते हैं, के अभ्यास को लोकप्रिय बनाया। चीन के बेई राजवंश ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में घोषित किया तथा हजारों संस्कृत पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया तथा बड़े पैमाने पर गुफा मंदिरों और मठ परिसरों का निर्माण किया गया। अगला है कोरिया। 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में ध्यान योग का दर्शन कोरिया में भी विस्तारित हुआ। शाही परिवारों के सदस्यों और योद्धाओं ने वीर और निर्भीक बनने के लिए योग का अभ्यास करना प्रारंभ किया। ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना से कोरिया के लोग ने 6000 खंडों में बौद्ध ग्रंथों का प्रकाशन किया। जापान की बात करते हैं। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया और हजारों की संख्या में जापानी लोग भिक्षु एवं भिक्षुणी बन गए। जापान में संस्कृत को पवित्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और भिक्षुओं को संस्कृत भाषा में लिखने का प्रशिक्षण दिया गया। तिब्बत की बात करें। तिब्बत के राजा नरदेव के संरक्षण में 7वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि के आधार पर तिब्बत के लिए एक नई लिपि का आविष्कार किया गया। तिब्बत में आज तक उसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसने मंगोलिया और मंचूरिया की लिपियों को भी प्रभावित किया है। तिब्बती चिकित्सा पद्धति, जिसे सोवा रिगपा के रूप में जाना जाता है, तिब्बत की संस्कृति पर भारत के प्रभाव को दर्शाने वाले एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब भारत में सांस्कृतिक छाप की बात करें तो देखिए, पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार ने कई विद्वानों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत में रहकर बौद्ध अवशेषों और बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियों को एकत्रित किया और विभिन्न शैक्षणिक केंद्रों में रहकर इसके बारे में ज्ञान अर्जित किया। वह अपने स्थानों की विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों को अपने साथ लाए तथा स्थानीय लोगों के साथ विचारधाराओं का आदान प्रदान किया। दूसरा पॉइंट, जहां एक तरफ अधिकांश चीनी नागरिक बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु या धार्मिक झुकाव रखते हैं, वहीं दूसरी ओर यही स्थिति ताओवाद के मामले में भी, जिसका प्रसार चीन से भारत में हुआ था। तीसरा, उत्तर भारत के बड़े हिस्से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के प्रथम प्रचार प्रसार के समय से ही तिब्बत के साथ इसे साझा करते रहे हैं। लद्दाख, लाहौल, स्पीति, किन्नौर, अरुणाचल प्रदेश अथवा सिक्किम की संस्कृत के तिब्बती सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध है। वान परंपरा डोलनजी हिमाचल प्रदेश में होता है, में अभी भी यह प्रचलन में है। उड़िया में बाली यात्रा उत्सव देखिए आज भी दक्षिण पूर्व एशिया की प्राचीन यात्राओं की याद दिलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान का उनके सांस्कृतिक एवं संस्थागत विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का विवरण हमें देना है, तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी की चर्चा करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, भारतीय दर्शन प्रणाली के संदर्भ में एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ उत्तर प्रारंभ करना है, फिर भारतीय दर्शन प्रणाली के विभिन्न संप्रदायों का संक्षिप्त वर्णन करना है और फिर निष्कर्ष दे देना है। तो देखिए, भारतीय दर्शन भारतीय उपमहाद्वीप के सभ्यताओं द्वारा विकसित विचारधारा और मीमांसा प्रणालियों को संदर्भित करता है। इनमें रूढ़वादी अर्थात आस्तिक प्रणालियाँ अर्थात जैसे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा या मीमांसा और दर्शन का वेदांत संप्रदाय तथा गैर रूढ़वादी अर्थात नास्तिक प्रणालियाँ अर्थात चरवाक, बौद्ध और जैन दोनों शामिल हैं।
देखिए, जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं और जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। ऐसा इस कैटेगराइजेशन के अनुसार बताया गया है। भारतीय विचारधारा विभिन्न दार्शनिक समस्याओं से संबंधित रही है, जिनमें से विश्व की सृष्टि, ब्रह्मांड विज्ञान, यथार्थ की सृष्टि, तत्वमीमांसा, तर्क ज्ञान की सृष्टि, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता और धर्म दर्शन महत्वपूर्ण है। वैदिक मूल के दर्शन आत्मा और ब्रह्मांडीय सिद्धांत की वास्तविक सृष्टि के बारे में निश्चित दर्शन, जिसने परम सत्य का प्रतिनिधित्व किया, उत्तर वैदिक काल के दौरान विकसित हुआ। इन वैदिक दार्शनिक सिद्धांतों ने बाद में दर्शन के 6 अलग अलग संप्रदायों को जन्म दिया, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। ये रूढ़वादी दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वेदों को अंतिम प्राधिकार के रूप में मानते हैं। ये 6 कौन से हैं? पहला, सांख्य दर्शन। इस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि सृष्टि नारी और पुरुष के 2 सिद्धांतों से बनी है, जो कि क्रमशः प्रकृति और पुरुष हैं। जो सृष्टि नारी है वो प्रकृति है। यह जगत की उत्पत्ति की व्याख्या करने के क्रम में पुरुष और प्रकृति के बीच कुछ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। योग की बात करें तो योग का शाब्दिक अर्थ है 2 मूल तत्वों का मेल। इसे पतंजलि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मानसिक कार्य व्यापार की शुद्धि, नियंत्रण और परिवर्तन के माध्यम से योग व्यवस्थित रूप में पुरुष को प्रकृति से मुक्त करता है। दूसरा, योग क्रियाएं शरीर, मन और इंद्रियों का नियमन करती हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त करने का साधन भी माना जाता है। न्याय की बात करते हैं तो गौतम को न्याय सूत्रों का रचयिता कहा जाता है। न्याय दर्शन तर्कपूर्ण रीत की तकनीक से संबंध माना जाता है। न्याय के अनुसार वैध ज्ञान को यथार्थ ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु को उसी रूप में जानना जिस रूप में वह है। वैशेषिक की बात करें तो कणाद ने वैशेषिक दर्शन के मूल पाठ की रचना की। किसने? कणाद ने। वैशेषिक दर्शन को ब्रह्मांड का यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ दर्शन माना जाता है। इसने परमाणु सिद्धांत द्वारा ब्रह्मांड की घटनाओं की व्याख्या की। इसने वैशेषिक दर्शन ने। इसका मत है कि ईश्वर निर्देशक सिद्धांत है तथा सृष्टि की रचना और संहार ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है। मीमांसा की बात करें, जैमिनी के इस दर्शन के अनुसार वेद शाश्वत है और समस्त ज्ञान का स्रोत है। इनका सार धर्म वेदों का कर्मकांडी भाग जो है, इनका सार धर्म है और केवल धर्म का पालन करने से ही कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वहीं वेदांत की बात करें तो वेदांत के अंतर्गत उपनिषदों अर्थात वेद के अंतिम भाग का दर्शन आता है। वेदांत दर्शन को शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। शंकराचार्य के प्रवचन या उनके दार्शनिक विचारों को अद्वैत वेदांत के रूप में जाना जाने लगा। अद्वैत या अद्वैतवाद के अनुसार परम सत्य केवल एक ब्रह्म है। वैदिक परंपरा से परे अन्य दर्शन की बात करें तो देखिए, इस दर्शन के कुछ अन्य संप्रदाय गैर रूढ़वादी या नास्तिक श्रेणी में आते हैं, जैसे चार्वाक दर्शन की बात करें तो चार्वाक दर्शन के कह सकते हैं रचनाकार या तो प्रारंभ करने वाले कौन माने जाते हैं? बृहस्पति माने जाते हैं। चार्वाक भौतिकवादी दर्शन है और इसकी मान्यता है कि पदार्थ के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसे लोकायत दर्शन जनसाधारण के रूप में भी जाना जाता है। इसे लोकायत दर्शन जनसाधारण के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। जैन दर्शन, इसके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन दर्शन के कौन थे? ऋषभदेव। चार्वाक दर्शन के समान जैन दर्शन भी वेदों में विश्वास नहीं करता, किंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये रूढ़वादी दर्शनों के समान मानते हैं कि दुख का निवारण वैचारिक नियंत्रण है। ये रूढ़वादी दर्शनों के समान मानते हैं कि दुख का निवारण वैचारिक नियंत्रण है। उचित ज्ञान, उचित दृष्टि तथा उचित आचरण द्वारा जो है इसका निवारण किया जा सकता है। बौद्ध दर्शन की बात करें, जिसके प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे, बुद्ध ने वेदों जैसे पारंपरिक शास्त्रों में अंधविश्वास रखने की दृढ़ता से आलोचना की है। बुद्ध ने जीवन के सरल सिद्धांत और एक व्यवहारिक नीति शास्त्र प्रस्तुत किया है, जिसका व्यक्ति जो है सरलता पूर्वक पालन कर सके। वह संसार को दुखों से परिपूर्ण और इस दुखपूर्ण संसार से मुक्ति के मार्ग की खोज करना मनुष्य का कर्तव्य मानते हैं। इस प्रकार भारत में दार्शनिक परंपराएं सहस्त्राब्दियों तक फली फूली और उपमहाद्वीप की घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बात करते हैं मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, साथ ही भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो कैसे लिखना है? अप्रोच क्या है?
भक्ति आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देना है, फिर मध्यकाल में इस आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है, फिर भारत में धार्मिक भाषाओं के विकास में इसकी भूमिका की चर्चा करना है और लास्ट में निष्कर्ष दे देना है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह सामाजिक, धार्मिक सुधारकों, संतों और भक्ति कवियों की विभिन्न धाराओं द्वारा समाज में लाई गई एक मुख्य क्रांति थी। भक्ति आंदोलन 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में विकसित हुआ और उत्तर भारत में फैल गया। आंदोलन को प्रायः सगुण और निर्गुण भक्ति परंपराओं में वर्गीकृत किया जाता है। सगुण में विष्णु, शिव आदि जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा होती थी, जबकि निर्गुण में ईश्वर के अमूर्त रूप की पूजा की जाती थी। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहला है भगवान और अनुयायियों के बीच संबंध। भक्ति संत अर्थात शैव नयनार और वैष्णव अलवार धर्म को उपास्य और उपासकों के बीच एक प्रेमपूर्ण बंधन के रूप में देखते थे। भक्ति संतों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि। भक्ति संत ब्राह्मणों, निचली जातियों, कारीगरों, बुनकरों आदि सहित विविध सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे। महिलाओं की भागीदारी की बात करें, कुछ प्रमुख महिला संतों में अंडाल, मीराबाई, लल आदि शामिल हैं। उन्होंने कई भक्ति छंदों की रचना की है। समानता पर बल की बात करें, भक्ति संतों का मत था कि सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव के समर्थक नहीं थे। लिंग और सामाजिक सुधार के बारे में तो भक्ति संतों ने महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि का विरोध किया है। हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच की खाई को पाटना। ये कबीर और गुरु नानक जैसे भक्ति संतों ने अपने विचारों को हिंदू और इस्लामी परंपराओं से ग्रहण किया और हिंदू मुस्लिम एकता का दृढ़ता से समर्थन किया। उन्होंने प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों, मूर्ति पूजा, औपचारिक पूजा आदि की भी निंदा की। ईश्वर की प्राप्ति हेतु विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना। देखिए, सूरदास, मीराबाई आदि वैष्णवों ने मुक्ति प्राप्ति के मार्ग के अपने विचार स्थानीय भाषा में कविता, गीत, नृत्य और कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया। ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करें, उन्होंने भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने एक चित्त ईश्वर के प्रति गहन भक्ति पर बल दिया और एक परमात्मा में विश्वास किया। गुरु की भूमिका के बारे में भक्ति संतों ने एक ऐसे गुरु की आवश्यकता पर बल दिया जो भक्तों का मोक्ष प्राप्ति में मार्गदर्शन करे। भक्ति आंदोलन ने देश के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषाओं और साहित्य के विकास को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ावा दिया। भक्ति संतों ने अपनी स्थानीय भाषाओं में प्रचार किया और जनता से जुड़े। उन्होंने अपनी मूल भाषाओं में साहित्य का संकलन भी किया। उदाहरण के लिए कबीर ने सदुक्कड़ी में, गुरु नानक ने गुरुमुखी में, चैतन्य ने बंगाली में, नरसिंह मेहता ने गुजराती में इत्यादि। देखिए, अलवरों ने तमिल में भजनों के एक संग्रह दिव्य प्रबंधन की रचना की जिसे पंचम वेद माना जाता है। भक्ति संतों द्वारा संस्कृत की कई कृतियों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। इस कारण केवल संस्कृत भाषा में उपलब्ध शास्त्र अब आम आदमी के लिए भी सुलभ हो गया। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने महाकाव्य रामायण को अवधी भाषा में लिखकर इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया। भक्ति संत चैतन्य और शंकरदेव ने अपने अनुयायियों को संस्कृत के बजाय क्रमशः बंगाली, उड़ीसा और असमिया का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। भक्ति संत चैतन्य और शंकरदेव ने अपने अनुयायियों को संस्कृत के बजाय क्रमशः बंगाली, उड़िया और असमिया का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। मराठी, मैथिली, कन्नड़, अवधी आदि जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को भक्ति संतों ने अपने प्रयासों से समृद्ध किया। क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति साहित्य ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने और आम लोगों के बीच आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बात करते हैं। विभिन्न शासकों के योगदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत में मुगल स्थापत्य कला के विकास पर चर्चा करनी है। तो इसके लिए क्या अप्रोच है? देखिए, भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है, इससे उत्तर प्रारंभ होगा। दूसरा, स्थापत्य कला के विकास में विभिन्न मुगल शासकों के योगदान को रेखांकित करना है। तीसरा, उचित रूप से निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हम लोग भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देखते हैं कि इंडो इस्लामिक ईरानी शैली मुगल स्थापत्य कला की विशिष्ट एवं प्रमुख अभिलक्षणिक विशेषता थी। इस शैली में इस्लामी कला और स्थापत्य के उन तत्वों को समाविष्ट किया गया था जिन्हें भारत में दिल्ली सल्तनत द्वारा शुरू किया गया था। विभिन्न मुगल शासकों के काल में इसके विकास को समझकर स्थापत्य कला में मुगल साम्राज्य के योगदान का पता लगाया जा सकता है। हुमायूं का शासन 16वीं शताब्दी के मध्य तक स्थापित रहा। यह मुगल स्थापत्य कला की एक भिन्न छवि प्रस्तुत करता है। इस समय तैमूरी शैली को लगभग शुद्ध रूप से अपनाते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि आगरा का कचपुरा मस्जिद। अकबर की बात करें तो अकबर के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला को महत्व दिया जाने लगा। अकबरकालीन अधिकांश इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, जिनमें कहीं कहीं संगमरमर से
पच्चीकारी भी की गई है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित फतेहपुर सीकरी उसके युग की शाही विरासत का प्रमाण है। गुजरात की बात करें, गुजरात और अनेक अन्य स्थानों पर एक विशिष्ट शैली की उपस्थिति देखी जा सकती है जो मुस्लिम और हिंदू स्थापत्य कला की अविलक्षित विशेषताओं का मिश्रण है। महान मस्जिद स्थापत्य प्रतिमा का एक ऐसा मूर्त रूप है जो उत्कृष्टता और भव्यता में अद्वितीय है। हुमायूं का मकबरा और सिकंदरा में अकबर का मकबरा। स्थापत्य भव्यता में कुछ अन्य उदाहरण हैं जो मुगल स्थापत्य कला को चिन्हित करते हैं। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा एक बगीचे में स्थित है जिसमें केंद्रीय कक्ष के चारों ओर अष्टकोणीय कक्षों के साथ साथ एक जटिल भू योजना निर्मित है। यह सुरुचिपूर्ण ढंग से सामने के एक मेहराब से संबंध है जो छत्र वाले गुंबदों से घिरा है। जहांगीर की बात करें, सम्राट के रूप में जहांगीर का काल मुगल संस्कृति का सबसे समृद्ध काल माना जाता है। जहांगीर ने अपने स्थापत्य कला के स्मारकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर का उपयोग किया है। जहांगीर की शैली ईरानी शैली से अधिक निकट थी, जैसा कि लाहौर में उनके द्वारा निर्मित महान मस्जिद ग्रेट मॉस्क्यू में देखा जा सकता है। अकबर का मकबरा उसके मतलब जहांगीर के शासनकाल में बनवाया गया था। जहांगीर ने बगीचों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेरीनाग और चश्मे शाही जहांगीर द्वारा बनवाए गए बगीचे हैं। ठीक है, अगला है कश्मीर की डल झील के साथ शालीमार बाग और अन्य मंडपों का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर का एक सामग्री के रूप में व्यापक उपयोग जहांगीर के समय की अभिलषणिक विशेषताओं में से एक था। शाहजहां की बात करें, शाहजहां ने मुगल स्थापत्य कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उसने दिल्ली में चिरस्मरणीय स्थापत्य परियोजना की एक निर्माण श्रृंखला शुरू की। उसके द्वारा 1648 के मध्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में शाहजहानाबाद का निर्माण कराया गया। यह पूरा शहर 8 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। शहर के मध्य में उसने लाल किले के भीतर शाही प्रधान से जुड़े भवनों के साथ साथ अपने लिए खास का निर्माण करवाया। भवनों के अतिरिक्त उसने अपने लिए एक मशहूर मयूर सिंहासन बनवाया जो स्वर्ण निर्मित और दुर्लभ रत्नों से सुसज्जित था, जिसका मूल्य $50 लाख से अधिक था उस समय। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां के सबसे प्रसिद्ध परियोजना थी। ईरानी और भारतीय स्थापत्य शैली दोनों के सम्मेलन के तहत बगीचों में मकबरे के निर्माण ने इस्लाम धर्म में प्रचलित उन्नत की अवधारणा को वास्तविकता में स्थापित कर दिया। औरंगजेब की बात करते हैं तो देखिए, रूढ़िवादी औरंगजेब के शासनकाल में कला का पतन हुआ। मुगल अकादमी बिखर गई और अनेक कलाकारों ने राजपूत दरबारों में संरक्षण प्राप्त किया। यहाँ से छोड़ करके। हालांकि प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था, जिसमें इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के निर्माण होने से पहले तक विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल था। औरंगजेब के शासनकाल 1968 से 1770 के दौरान भारत निर्माण सामग्री देखिए, इसके दौरान मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में वर्गाकार पत्थरों एवं संगमरमर के स्थान पर यूं पत्थरों के टुकड़े का प्रयोग हुआ, जिसे ऊपर से प्लास्टर से अलंकृत किया गया। औरंगजेब द्वारा लाहौर किले का परिवर्धन करते हुए 13 द्वारों में से एक द्वार का भी निर्माण करवाया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद इस बीबी का मकबरा औरंगजेब की बेगम रविया उद-दरानी की कब्रगाह है, जो आगरा के ताजमहल की नकल है और इसी के समान बनावट के कारण इसे लोकप्रिय रूप से दक्कन का छोटा ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। मुगल स्थापत्य उल्लेखनीय रूप से ईरानी, तुर्की एवं भारतीय स्थापत्य कला का एक समन्वित है और अलंकारिक मिश्रण भी। इसे विशिष्ट रूप से अपनी इंडो इस्लामिक शैली के लिए जाना जाता है। यह 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य मुगल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में विकसित हुआ है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इसका पतन प्रारंभ हो गया, जो इसकी मृत्यु के पश्चात और अधिक तीव्र हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रश्नों को देखा। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।